हाँ बच्चों, पुरानी वीडियो में क्या है, थोड़ी लिपसिंग में क्या आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी कि बराबर नहीं हो पा रहा था। तो अब क्या है, दोबारा से स्टार्ट किया। हेलो, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस तक कर लिया था हमने। अब एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन डीम्ड सप्लाई, ये कौन सा शेड्यूल स्टार्ट हो गया? फर्स्ट शेड्यूल। इसमें क्या लिखा हुआ है? इस पैराग्राफ को आप काट दो, भले पढ़ना है पढ़ लो। इसमें क्या लिखा हुआ है? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्या है शेड्यूल 1 में लिखी हुई है विदाउट क्या है। तो पहले क्या होता था ये भी बताया हुआ है, पहले वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसको भी भले आप काट दो, ठीक है। परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स, इसकी शर्त क्या थी? इसके जिसके ऊपर हमें क्या लिया हो? क्रेडिट लिया हो। तो कोई भी ऐसी एसेट जिसके ऊपर हमने क्या लिया हुआ है? क्रेडिट। मैंने क्या करा, ये मोबाइल खरीदा, इसका जीएसटी का क्रेडिट लिया बिजनेस में। अब मैंने लास्ट में नंदिनी को क्या कर दिया? गिफ्ट कर दिया। तो क्या हो गया? डीम्ड सप्लाई है। क्या भले विदाउट कंसिडरेशन है? कोई भी बिजनेस की ऐसी भी कोई सी भी एसेट जिसके ऊपर आपने क्या लिया हुआ था? क्रेडिट लिया हुआ था और आपने उसको बेच दिया, ठीक है। इस लाइन को अंडरलाइन करो। आपका क्रेडिट लिया हुआ होना जरूरी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसने 3 शर्तें बता दी। क्या होना चाहिए? डिस्पोजल और ट्रांसफर किसका होना चाहिए? बिजनेस की एसेट का, और वो भी क्या होना चाहिए? परमानेंट। और जिस पर क्या लिया होना चाहिए? आईटीसी। आईटीसी मतलब क्रेडिट, ठीक है, पक्का। इन व्यू ऑफ द लास्ट कंडीशंस पर जिसका मैंने क्रेडिट नहीं लिया उसका क्या होगा? उसको हम क्या नहीं मानेंगे? सप्लाई नहीं मानेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? इन चीज़ों को नहीं मानेंगे। बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी इज ब्लॉक्ड नॉट अवेलेबल अंडर जीएसटी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके परचेज का क्या नहीं मिलता? आईटीसी। इसके ऊपर भले आपको अभी के लिए लिखना है तो लिख लो, बाद में हम बात करेंगे डिटेल में सेक्शन 17(5) सेकेंड मॉड्यूल में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो 17(5) में लिखी है जिनका क्रेडिट क्या है? ब्लॉक्ड है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनमें मैंने आपको एक बार के लिए आप ये मान लो कि मेरी कार का क्रेडिट मेरे को नहीं मिलता, तो वो कार में लास्ट में परमानेंट ट्रांसफर करूँ, डिस्पोज करूँ, तो क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है। बिजनेस सेट जिसका क्रेडिट ले सकते थे लेकिन हमने फिर भी नहीं लिया। सर ऐसा कौन होता है? वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। जिसका क्रेडिट ले सकते थे लेकिन हमने क्रेडिट नहीं लिया, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको दोनों पढ़ा दिए। पहले में क्या है, ध्रुव ने एक लैपटॉप यूज़ किया बिजनेस में, बाद में अपने फ्रेंड को दे दिया विदाउट कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरा क्या है, हमने एसी थे जो क्या कर दिए, नहीं, डीलर ऑफ एसी परमानेंटली ट्रांसफर द मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मोटर व्हीकल का क्रेडिट क्या है? ब्लॉक है, जिसको मैंने कार बोल के बताया। तो फिर अगर इसको इस ट्रांसफर को सप्लाई नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि हमने इसका क्रेडिट लिया ही नहीं। दूसरा क्या था? सप्लाई बिटवीन रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट पर्सन, पैरा 2, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। अब रिलेटेड की डेफिनेशन कहाँ पर थी और डिस्टिंक्ट की कहाँ पर थी? रिलेटेड की तो किस में थी? सेक्शन 15 की एक्सप्लेनेशन में। फटाफट से देखो, इसको अंडरलाइन करो, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15, ठीक है। रिलेटेड में कौन कौन आएंगे? देखो मेरी फोटो देख रही है आपको, कलरफुल, ठीक है। रिलेटेड में कौन कौन आएंगे? ऑफिसर, डायरेक्टर, लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर, ये मैंने आपको अच्छे से याद करवाए थे। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, कंट्रोल करने वाला, कितने से ज़्यादा? 25% या उससे ज़्यादा वोटिंग राइट, एक दूसरे को कंट्रोल करने वाले। छोड़ू ना ये, ठीक है, याद करने हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से याद करवाए थे, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो है नहीं जो मैं बताऊँ, रिलेटेड। और उसके बाद में डिस्टिंक्ट का मतलब क्या था? डिस्टिंक्ट का मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ क्या होता है? देखो, दूसरे स्टेट वाला हमेशा, मैं रजिस्टर्ड हूँ तो दूसरे स्टेट वाला तो हमेशा ही क्या है? डिस्टिंक्ट है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो। और अपने स्टेट वाला मेरा दूसरा ऑफिस कब मेरे लिए डिस्टिंक्ट होगा? जब वो रजिस्टर्ड हो। मैं राजस्थान में हूँ, ठीक है, मैं राजस्थान में मेरा ऑफिस है ए, वो रजिस्टर्ड है। राजस्थान में मेरा ऑफिस ए रजिस्टर्ड है, और राजस्थान में इधर दूसरा ऑफिस है बी, वो क्या है? डिस्टिंक्ट तभी होगा जब वो क्या हो? रजिस्टर्ड हो। तो ए ऑफिस ने अगर बी को सप्लाई की तो वो डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, और चाहे बिना कंसिडरेशन के भी करी तो भी क्या लगेगा? जीएसटी। अब राजस्थान में 3 ऑफिस है, ऑफिस ए, ऑफिस बी, ऑफिस सी। ए ऑफिस रजिस्टर्ड है, बी रजिस्टर्ड है और सी अनरजिस्टर्ड है। ए ऑफिस ने सी ऑफिस को सप्लाई की, बताओ सप्लाई माना जाएगा या नहीं? नहीं, क्योंकि ये दोनों डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट कब माने जाएंगे? जब सेम स्टेट के हैं तो दोनों क्या होने? देखो मेरी बात सुनो, ये ए ऑफिस है, ये रजिस्टर्ड है, बी रजिस्टर्ड है, सी अनरजिस्टर्ड है, और इस लाइन के बाद क्या है? दूसरा स्टेट। ये दूसरा स्टेट कौन सा है? यूपी, राजस्थान, यूपी। अब इस ऑफिस ने इसको सप्लाई की, विदाउट कंसिडरेशन गुड्स भेजा, तो भी क्या है?
सप्लाई है, मतलब विदाउट कंसिडरेशन गुड्स भेजे तो भी क्या है, सप्लाई। क्यों? क्योंकि ये दोनों डिस्टिंक्ट है। इसने इसको की तो नहीं है, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट नहीं है। इसने इसको की तो डिस्टिंक्ट है, तो फिर क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन। तो डिस्टिंक्ट अलग है, रिलेटिव अलग है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, मेरा ही बिजनेस है वो, लेकिन अलग माना जा रहा है। और रिलेटिव का मतलब क्या है, वो है ही अलग, बस हम रिलेटेड है इसलिए, ठीक है ना। डिस्टिंक्ट का मतलब तो क्या है, मेरी दो ब्रांचेस है, दोनों ही मेरी। और रिलेटिव का मतलब क्या है, रिलेटेड का मतलब वो अलग एंटिटी है, लेकिन मुझसे रिलेटेड मानी जाए, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ तो क्या होगा, दोनों कौन, इससे देख, एक मिनट ये राजस्थान में मेरा ऑफिस ए, मेरा ऑफिस बी, मेरा सी, और ये यूपी में ऑफिस डी। ये रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड है, और ये अनरजिस्टर्ड। और डी वाला क्या है, रजिस्टर्ड भी हो सकता है और अनरजिस्टर्ड। चलो मैं अलग अलग बना देता हूँ, डी रजिस्टर्ड, ई अनरजिस्टर्ड। अब मेरे कुछ तो राजस्थान में है, 3 एक तो, और 2 ऑफिस मेरे कहाँ पर है, यूपी में। तो एक स्टेट में होना कोई जरूरी नहीं है। अब ये ए ऑफिस पैसे लेकर ही करेगा तब तो बात ही खत्म होगी। हम तो चेक क्या करें, विदाउट कंसिडरेशन। ए ऑफिस ने बी ऑफिस को गुड्स भेजे, विदाउट कंसिडरेशन भेजे। ए ने बी को विदाउट कंसिडरेशन भेजा, ठीक है, तब भी इसको क्या माना जाएगा, सप्लाई। क्यों सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में। अब डिस्टिंक्ट कौन सा होता है, अपने ही स्टेट में है, अपने ही स्टेट में है, तो वो क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड। तो ये ए ऑफिस के लिए बी ऑफिस अपने ही स्टेट में, लेकिन क्या है, रजिस्टर्ड। अब ए ने यही गुड्स किसको भेजे, सी को भेजे, तो क्या है, डिस्टिंक्ट है या नहीं, डिस्टिंक्ट है या नहीं है। डिस्टिंक्ट नहीं है तो फिर ये सप्लाई भी नहीं। अब दूसरे में आओ, इसी ए ने अपने ही डी को भेजे, तो क्या होगा, डिस्टिंक्ट माना ही जाएगा और सप्लाई है। ई को भेजे तो भी डिस्टिंक्ट माना ही जाएगा और सप्लाई भी, ठीक है। देखो मैं ऐसी बात करता नहीं, लेकिन तुम्हें याद रहेगी, ठीक है। हाँ, अपने पे लेके बताऊँ, चलो छोड़ो ना। दूसरे स्टेट का है तो हमेशा ही है डिस्टिंक्ट, और अपने स्टेट का है तो, अपने स्टेट का है तो रजिस्टर्ड होना चाहिए, तब डिस्टिंक्ट। अदरवाइज क्या है, अपना ही। पक्का बोलो, अपने स्टेट का है तो फिर क्या है, रजिस्टर होना चाहिए। पक्का, इन समझ गए ना। अब वापस से आओ, ये बातें किस में आएगी, सेक्शन 25 में। तो डिस्टिंक्ट तो कहाँ डिफाइंड है, देखो हेडिंग क्या थी, रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट। रिलेटेड तो किस में है, सेक्शन 15 में, और डिस्टिंक्ट किस में आएगा, 25 में। तो 25 सेक्शन में अलग से आएगा, सेकेंड मॉड्यूल। पक्का, एक बार मैं पढ़ता हूँ। अंडर जीएसटी लॉ अ सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन। एक सप्लायर को क्या लेना है, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना है। ही हैज टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट फ्रॉम वेयर ही मेक्स टैक्सेबल सप्लाई प्रोवाइडेड हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट। दस ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द स्टेट वेयर ही मेक्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अब मैं तुम्हें बताता हूँ रजिस्ट्रेशन का रूल क्या है, ये आएगा अलग से एक चैप्टर। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है, स्टेट वाइज। आप राजस्थान में हो, ए ऑफिस, बी ऑफिस, सी ऑफिस, आपको तीनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दो आप वॉलेंटरीली ए बी सी को अलग अलग ले सकते हो। बट आपका यूपी में भी ऑफिस है तो आपको उसका अलग ही लेना पड़ेगा, इफ़ यू आर लाइबल टू डू सो, ठीक है। अब मान लो कि यूपी का ऑफिस है जो, उससे आप सिर्फ क्या करते हो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हो, टैक्सेबल सप्लाई करते ही नहीं हो, ठीक है। या वहाँ का टर्नओवर 20 लाख से क्या है, कम है, तो आपने इसलिए हो सकता है इसका रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हो। अदरवाइज तो आपका दूसरे स्टेट का ऑफिस अलग से रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होता ही है। तो मान लो ये ऑफिस लायबल है, ये ऑफिस लायबल नहीं है, फिर भी इसके लिए ये भी और ये भी दोनों ही क्या माने जाएंगे, डिस्टिंक्ट माने जाएंगे।
तो जीएसटी में स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है, दूसरे स्टेट में तो आपको अलग से रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, बट इफ यू आर लायबल टू डू सो, मतलब आपका थ्रेशोल्ड 20 लाख से ज्यादा होना चाहिए और आप टैक्सेबल सप्लाई भी करते हुए होने चाहिए। अब मान लो कि राजस्थान में तो मेरा क्या है, कोचिंग का काम है, और हरियाणा में क्या है, पेट्रोल पंप है जिस पर मैं सिर्फ क्या बेचता हूँ, पेट्रोल, कोई लुब्रिकेंट वगैरह वगैरह नहीं बेचता, ठीक है। तो पेट्रोल नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना ही नहीं है, और कोचिंग क्या है, टैक्सेबल सप्लाई। इन दोनों के बीच में कुछ हुआ या इधर से इधर कुछ आया तो क्या होगा, यहां से इधर, मतलब समझ रहे हो ना कि ये दोनों डिस्टिंक्ट तो होंगे, ठीक है, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे पक्का। इन सिंपल टर्म वाला पढ़ लो, ये छोड़ दो एक बार, क्यों, क्योंकि ये आगे सेकंड मॉड्यूल में आएगा। सिंपल टर्म में क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पर्सन विद सेपरेट रजिस्ट्रेशन वेदर विद इन द सेम स्टेट और डिफरेंट आर कंसीडर्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। सेम स्टेट में होगा तो हमेशा ही सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा, तो चाहे सेम स्टेट का हो चाहे दूसरे का हो, अगर रजिस्टर हो गया तो अलग है ही, और रजिस्टर नहीं भी हुआ तब भी कब अलग है, जब दूसरे स्टेट का। Where a person having one registered establishment in a state has another establishment in different state, these establishment are considered as this establishment of distinct। तो अगर सामने वाला रजिस्टर हो ही गया तब तो क्या है, डिस्टिंक्ट है ये, और अगर क्या है, अनरजिस्टर्ड है और अपने ही है, अपने स्टेट में है, तब डिस्टिंक्ट नहीं है, लेकिन दूसरे स्टेट का है तो डिस्टिंक्ट। पक्का, पक्का क्या, एग्जाम्पल पढ़ो, मोन सीए, इसका ऑफिस कहाँ पर है, दिल्ली में, और वेस्ट बंगाल में नई ब्रांच खोली है, पक्का पक्का गया डिस्टिंक्ट, क्योंकि अलग अलग स्टेट आ गए। सेकंड पढ़ लेना आप अपने आप से, सेकंड थर्ड ये सारे एग्जाम्पल पढ़ लेना। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, वैसे तो हमने किस में पढ़ा था, नेगेटिव लिस्ट में, लेकिन जो चीज़ें इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं हो वो क्या होगा, सप्लाई मानी जाएगी। ये कौन है, ए लिमिटेड, और ये कौन है, इसका एम्प्लॉय, ये दोनों क्या माने जाते हैं, रिलेटेड पर्सन एज पर सेक्शन 15, एज पर सेक्शन 15 दीज आर ट्रीटेड एज रिलेटेड पर्सन। पक्का, तो फिर पीछे रह गया, ये दोनों क्या माने जाते हैं, रिलेटेड पर्सन एज पर सेक्शन 15। अब मेरी बात को सुनो, ए ने किसको भेजा, एम्प्लॉय को कुछ भी दिया। अब ये दो बातें होती है, इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब बात हुई थी कि तुम्हें घर गाड़ी और ये सब मिलेगा प्लस सैलरी मिलेगी, तो वो तो वैसे ही शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग नेगेटिव लिस्ट में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे, लेकिन इसके अलावा इसने कुछ और दिया तब क्या होगा, वो सप्लाई मानेंगे इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन दिया। अब इसने अगर अप टू 50,000 का दिया हुआ है ना तो उसको माफ किया हुआ है, अप टू 50,000 का है तो क्या है, माफ। तो अब मुझे बताओ, मैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे तो फटाफट से रिवाइज कराओ, जीएसटी कब देना है, मैं एम्प्लॉयर, मैंने अपने एम्प्लॉय को कुछ भी दिया तो जीएसटी नहीं देना है, इफ ये क्या है, अंडर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे पहले से बात हो रखी थी कि इतनी आपकी सैलरी रहेगी, घर गाड़ी मिलेगी, तो उस पर तो लगेगा ही नहीं। इसके अलावा बोलो, मैंने अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है और कुछ दिया तो 50,000 तक का तो माफ है, उससे ऊपर या टोटल पर जीएसटी लग जाएगा, अगर 50 से क्या हो गया ज़्यादा। ठीक है, ये पढ़ लेना। परक्विजिट्स बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय सब पढ़ लेना। परक्विजिट्स का मतलब क्या है, सुविधाएं या फैसिलिटीज जो उसको मिलती है अपने पोस्ट या डेजिग्नेशन की वजह से। सेम वही बात है, अगर इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तब तो नहीं होगा, अदरवाइज क्या होगा। प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में हुई सप्लाई को भी क्या मानेंगे, मतलब प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में भी अगर ट्रांसफर हुए तो क्या मानेंगे, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन हो तो भी। शर्त क्या है बोलो, एजेंट अपने नाम से क्या बनाता हो, इनवॉइस। पढ़ के आए हो क्या, प्रिंसिपल और एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट का मतलब क्या है, देखो मेरी बात को सुनो, ये प्रिंसिपल और ये एजेंट। इस प्रिंसिपल ने किसको गुड्स दिया, एजेंट को। प्रिंसिपल ने किसको गुड्स दिया, एजेंट को। एजेंट को बोला कि तुम अपना गुड्स, मेरा गुड्स क्या करवा दो, सेल।
तो इस प्रिंसिपल ने जैसे एजेंट को दिया सप्लाई मान लिया जाएगा। अगर क्या है, जब ये एजेंट आगे सब्सिक्वेंट सेल करता है तो बिल किसके नाम से बनाता है? अपने नाम से। अब ये एजेंट आगे प्रिंसिपल के नाम से बिल बनवाता है तब ये सप्लाई नहीं है। लेकिन अगर किसके नाम से बनवाता है? अपने नाम से, एजेंट के नाम से बनाता है, तब ये क्या है? सप्लाई है। ठीक है, और होना किसका चाहिए? गुड्स का। क्या लिखा हुआ है देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स, ना कि सप्लाई ऑफ सर्विस। और क्या होनी चाहिए? विदाउट कंसिडरेशन। और यहाँ टेस्ट क्या है? ये वाली लाइन जो ऑलरेडी अंडरलाइन मैंने आपको करवाई हुई है, हम तो रिवीजन के हिसाब से। तो शेड्यूल 1 में कितनी आइटम होगी टोटल? पहली आइटम क्या है? बिजनेस की एसेट जिस पर क्रेडिट लिया हो। दूसरी क्या है? सप्लाई बिटवीन रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट। रिलेटेड की लिस्ट है बहुत बड़ी। डिस्टिंक्ट में क्या है? दूसरे स्टेट वाला हमेशा डिस्टिंक्ट है, अपने स्टेट वाला अगर रजिस्टर्ड है तो डिस्टिंक्ट है। और एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में होने वाली सप्लाई। शर्त क्या है? मैंने नंदिनी को माल दिया, माल नंदिनी को बोला कि आगे बिकवा दो। जब नंदिनी से सेल हुआ तो नंदिनी मेरे पास आई, सर बिल बनवा दो सीधा कस्टमर के नाम से, तब क्या होगा? तो मैंने जब नंदिनी को दिया वो सप्लाई नहीं है। नंदिनी जब आगे बेचती है, अपने नाम से बिल बनाती है, तो वो क्या है? सप्लाई। ऐसे में खरीदता नंदिनी के थ्रू हूँ, बेचना नंदिनी के थ्रू का एग्जांपल ले लिया, खरीदता भी नंदिनी के थ्रू हूँ। तो नंदिनी जब खरीदा हुआ बिल मुझे ही दे देती है और सीधा मुझे आगे पेमेंट करवाती है, तो नंदिनी से मेरे को कोई अलग से सप्लाई नहीं है। लेकिन नंदिनी आगे जब मैं खरीदता हूँ नंदिनी के थ्रू हूँ तो अपने नाम से मुझे बिल देती है, तो वो एक अलग सप्लाई है जिससे नंदिनी खरीदा और नंदिनी ने आगे मुझे बेचा है, तो वो अलग सप्लाई है। ठीक है, अब ये सारे के सारे एग्जाम्पल आप पढ़ लेना। ठीक है, कौन सी चीज नहीं पढ़ोगे आप? यहां से लेकर एक 1.5 पेज पहले छुड़वाया, और दूसरा कौन सा नहीं पढ़ना आपने? 2.31, ये अपने आप से नहीं समझ में आएगा, मैं बताऊंगा। 2.32 भी नहीं पढ़ना, 33 भी नहीं करना, यहां तक नहीं करना। ठीक है, यहां तक। और क्यों नहीं करवा रहा? देखो ये सेक्शन 15 और क्या आएंगे, आगे आएंगे, तो आपको बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए नहीं करवा रहा। सेक्शन 15 इस मॉड्यूल का लास्ट चैप्टर है। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस पहले भी पढ़ा हमने। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस एक बार फटाफट से यहाँ तक का याद करवा दो, फटाफट से जल्दी से। 7.1 ने जनरल मीनिंग ऑफ सप्लाई, कंसीडरेशन होना चाहिए, बाय अ पर्सन होना चाहिए, फिर क्या है? इन कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। 7.1 क्या कहता है? इन कोर्स ऑफ बिजनेस ना हो तो भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस का है सप्लाई, कंसीडरेशन होना चाहिए। 7.1 क्या कहता है? शेड्यूल 1 में लिखी गई चीजें सप्लाई नहीं है। शेड्यूल 1 में क्या क्या पढ़ लिया? जिस पर क्रेडिट ली हुई है उसको परमानेंटली डिस्पोज किया विदाउट कंसीडरेशन, तो भी सप्लाई है। दूसरा रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट। तीसरा एजेंट और प्रिंसिपल, अगर एजेंट अपने नाम से बिल बनाता है तो। चौथा ये वाला है, चौथा ये वाला है। उसके बाद में 7.1 में क्या लिखा हुआ है? वो चीजें जो गुड्स और सर्विसेज बन गई, वो या तो सप्लाई बन गई, तो या तो वो गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की, उसमें लिखा हुआ है। शेड्यूल 3 में क्या लिखा हुआ है? शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट है। 7.2 में क्या लिखा हुआ है? जो चीजें शेड्यूल 3 में लिख दी वो क्या है? उन पर जीएसटी नहीं लगे। पक्का? अब इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस क्या है? रिलेटेड पर्सन और इस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम हिज इस्टेब्लिशमेंट। लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अपने इस्टेब्लिशमेंट से मंगवाना या लोकेटेड आउटसाइड इंडिया से मंगवाना, तो भी क्या है? सप्लाई है। ठीक है, चाहे वो क्या हो? विदाउट कंसीडरेशन। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस पर दो बातें होगी। अगर कंसीडरेशन है तो हमेशा ही सप्लाई है। कंसीडरेशन नहीं है तो किससे मंगवाना? अपने रिलेटेड से और अपने ही इस्टेब्लिशमेंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसीडरेशन है तो हमेशा ही क्या है? सप्लाई। विदाउट कंसीडरेशन है तो अपने रिलेटेड या अपने इस्टेब्लिशमेंट से मंगवाना क्या है? सप्लाई। ये अगेन आपको फिर से ये नहीं पढ़ना। कौन सी चीजें? सेल्स प्रमोशनल स्कीम्स वाली। तो ये 3 एक पेज छोड़ दिया मैंने। ठीक है, फिर एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। किन को सप्लाई ऑफ गुड्स मानने हैं, किन को सप्लाई ऑफ सर्विस मानने हैं? किसमें लिखा हुआ है? शेड्यूल 2 में। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले देखो इसमें ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। टाइटल इन गुड्स का मतलब ओनरशिप ही ट्रांसफर कर दी। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? कपड़े बेचे, तो वो क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स। गुड्स का टाइटल ही ट्रांसफर कर दिया, तब तो क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स। राइट इन गुड्स और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। टाइटल ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ राइट ट्रांसफर किए। तो मैंने आपको हायर पर दी कोई मशीन, तो टाइटल नहीं दिया, सिर्फ राइट ट्रांसफर किए, तो वो क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस। सिंपल सी बात है। अनडिवाइडेड शेयर का एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था? जो चीज़ें बट नहीं सकती है। मैंने 4 लोगों ने मिलकर एक फैक्ट्री में प्लांट लगाया, ठीक है,
4 लोगों ने मिलकर ये प्लांट लगाया। अब एक आदमी यहाँ से निकलना चाहता है, तो वो दूसरे 3 क्या बोलते हैं, अब तुम्हें आधा 1/4 प्लांट तो दे नहीं सकते, तो उसने अपना शेयर इनको क्या कर दिया, ट्रांसफ़र। तो क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। टाइटल इन गुड्स ट्रांसफ़र होगा, लेकिन कब ट्रांसफ़र होगा, फ्यूचर डेट पर, मतलब हायर परचेज। तो भी क्या है, बेचना तो क्या है, गुड्स। बेचना तो क्या हो गया, गुड्स। देखो इसमें बिल्कुल सिंपल सही तो है। लैंड एंड बिल्डिंग, लीज पर देना, टेनेंसी देना, ईजमेंट देना, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड देना। ईजमेंट क्या होता है, राइट टू क्रॉस द लैंड। ईजमेंट का मतलब क्या होता है, राइट टू क्रॉस द लैंड। लीज समझते हो, टेनेंसी समझते हो, ठीक है। लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, ईजमेंट का मतलब क्या है, इस जगह से मैं तुम्हें सिर्फ आने जाने के राइट दे रहा हूँ, ठीक है। इस जगह पर कुछ बनाओगे नहीं, कुछ नहीं करोगे, अपने व्हीकल वगैरह क्या कर सकते हो पास, तो फिर वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। उसके बाद में लीज और लेटिंग ऑफ बिल्डिंग। ऊपर वाले में क्या था, लैंड। ऊपर वाले में क्या वर्ड यूज़ किया था, लैंड। और दूसरा क्या है, बिल्डिंग, ठीक है। चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, ठीक है, फॉर बिजनेस और कॉमर्स। किराए पर देना, वैसे भी आप क्या मानने वाले हो, सप्लाई ऑफ सर्विस। ना भी देता ये पॉइंट तो भी आप क्या मानते, मैं बोला कि मैंने अपनी कमर्शियल बिल्डिंग किराए पर दी, रेजिडेंशियल बिल्डिंग किराए पर दी, क्या हो गया, सप्लाई ऑफ सर्विस। ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस, एनी ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस विच इज अप्लाई टू अनदर पर्सन गुड्स, वो क्या है, बोलो ना, सप्लाई ऑफ सर्विस। तुम अपना गुड्स लाओ, मैं उस पर कुछ प्रोसेस करूंगा। आप मेरे पास जो गोल्ड लेकर आए और मुझे क्या बोला, इसके ऑर्नामेंट्स बना दो, मतलब इसको शेप दे दो, कड़े की शेप दे दो, नेकलेस की शेप दे दो, तो क्या है, तुम्हारे गुड्स पर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोसेस। तो ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। 3 याद कराओ फटाफट से। पहले में क्या है, टाइटल इन गुड्स देना, पहले के 3 पॉइंट है, ठीक है। टाइटल इन गुड्स देना, और तीसरे में भी क्या है, टाइटल इन गुड्स देना, लेकिन कब देना, लेटर ऑन। और दूसरे में क्या है, टाइटल इन गुड्स ना देकर राइट इन गुड्स देना। तो पहला क्या है, टाइटल इन गुड्स, पहले में 3 पॉइंट क्या है, टाइटल इन गुड्स, दूसरा राइट इन गुड्स विदाउट टाइटल ऑफ गुड्स, और तीसरा टाइटल इन गुड्स फ्यूचर डेट। तो पहला क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स, दूसरे वाला सप्लाई ऑफ सर्विस। टाइटल इन गुड्स नहीं दे रहा, सिर्फ राइट इन गुड्स दे रहा हूँ। तीसरा जल्दी बताओ, ट्रांसफर ऑफ टाइटल एट लेटर डेट, तो भी क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। बेच ही रहा हूँ मैं। और लैंड एंड बिल्डिंग, पहला पॉइंट क्या है, लैंड का, और दूसरा पॉइंट किसका है, बिल्डिंग का, किराए पर देना, ठीक है। ऐसे रटने मत लग जाना, लैंग्वेज केस स्टडी बन के आएगा। तीसरा क्या है, दूसरे के गुड्स पर अपनी प्रोसेस करना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जॉब वर्क। तो इसमें टोटल देखो 6 पॉइंट है। टोटल कितने, 7 है, सॉरी 7 है, जिसमें तुमने कितने कर लिए, 3। पहला क्या है, टाइटल इन गुड्स, पहले में 3 बातें, टाइटल इन गुड्स अभी, टाइटल इन गुड्स लास्ट में 2 हो गए। बीच में क्या है, राइट इन गुड्स विदाउट टाइटल ऑफ गुड्स। उसके बाद में दूसरा लैंड बिल्डिंग किराए पर देना, तीसरा जॉब वर्क, ठीक। चौथा क्या है, गुड्स जो बिजनेस की एसेट का पार्ट थे, गुड्स जो क्या है, बिजनेस की एसेट का पार्ट थे, उसको इस तरह से ट्रांसफर करना अंडर डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस सो एज टू नो लॉन्गर फॉर्म पार्ट ऑफ दोज एसेट वेदर और नॉट फॉर कंसीडरेशन। तो पहले तो आपको क्या तय करना पड़ेगा कि क्या ये सप्लाई है या नहीं, और अगर ये सप्लाई हो गया तब क्या होगा, गुड्स की सप्लाई माना जाएगा अगर यहाँ पार्ट कवर होगा। तो ये क्या कह रहा है, जो बिजनेस की एसेट का पार्ट था उसको मैंने ट्रांसफर और डिस्पोज कर दिया अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। समर्थ की कोई चीज मेरे डायरेक्शन में क्या होगी, ट्रांसफर या डिस्पोज, इस तरह से ट्रांसफर हुई कि अब ये बिजनेस की एसेट का पार्ट नहीं रहेगी। ये मोबाइल है मेरा, ये मेरा मोबाइल है, ठीक है। मैंने ये परमानेंटली किसको दे दिया, तुम्हें दे दिया, परमानेंटली मैंने तुम्हें दे दिया, तो मैंने मेरे लिए सप्लाई है या नहीं, है। एज पर शेड्यूल 1 मैंने इस पर क्रेडिट ले लिया था, तो अब सप्लाई तो है, लेकिन क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ गुड्स है, और मैंने कंसीडरेशन लेकर दिया तो वैसी सप्लाई है। तो पहले तो आप ये तय कर लो सप्लाई है क्या, और अब ये क्या कह रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स है। इसमें कोई बात ही नहीं थी। अगर आप क्या करते हो, सो एज नो लॉन्गर टू फॉर्म पार्ट ऑफ दोज एसेट, मतलब मैंने गुड्स ही दे दिया। और नीचे वाले में भी यही बात लिखी हुई है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, हेल्ड और यूज्ड फॉर
प्राइवेट यूज और मेड अवेलेबल टू एनी अदर पर्सन, ठीक है, वापस वही लिखा हुआ अंडर डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन। प्रॉब्लम क्या है इसमें, क्या है, इस तरह से देना कि बिजनेस की एसेट का पार्ट नहीं है, और यहाँ पर क्या है, थोड़े समय के लिए देना, थोड़े समय के देना, प्राइवेट यूज में डालना, या क्या करना, किसी और यूज के लिए जो अदर देन क्या है, बिजनेस। ठीक है, ये मैंने लैपटॉप, ये मैंने मोबाइल यहाँ से उठाकर परमानेंट घर पे ले गया, तब क्या है, परमानेंट घर पे ले गया, तब क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि इस तरह से ट्रांसफर किया है कि ये बिजनेस के एसेट का पार्ट नहीं है। थोड़े समय के लिए किया, तब क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। मैंने परमानेंट क्या कर दिया, घर पे ले गया, तब क्या है, गुड्स। अब थोड़े समय के लिए किया तो सप्लाई ऑफ सर्विस। परमानेंटली अपने रिलेटेड पर्सन को दे दिया, सप्लाई ऑफ गुड्स। परमानेंटली किसको दिया, अच्छा थोड़े समय के लिए अपने रिलेटेड पर्सन को दिया, तो सप्लाई ऑफ सर्विस। पक्का, अरे बोलो। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर एक चीज है जो तुमसे एक्सपेक्टेड है लेकिन बाद में बताएंगे, कोई बात। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी एसेट और द बिजनेस कैरिड ऑन बाय पर्सन हु सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। आज मैंने बिजनेस क्या कर दिया, बंद। आज मैंने बिजनेस क्या कर दिया, बंद। तो आज से मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं हूँ, आज से मैं क्या नहीं हूँ, टैक्सेबल पर्सन। तो जितनी भी चीज़ें मेरे पास स्टॉक में पड़ी है, ठीक है, बिजनेस की एसेट में पड़ी है, वो सब क्या मान लिए जाएंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स, और उन पर मुझे जीएसटी भरना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उन सब पर क्या ले लिया था, क्रेडिट। इसके दो एक्सेप्शन है, कब, जब मैंने बंद कर दिया लेकिन मैंने गोइंग कंसर्न के तौर पर किसी और को क्या कर दिया, ट्रांसफर। और दूसरा क्या है, मैंने किसी और को ट्रांसफर नहीं किया, मेरे बिहाफ पर मेरा रिप्रेजेंटेटिव इसको कैरी ऑन करेगा। तो ठीक है, पक्का, तो तब इसको क्या नहीं मानेंगे, सप्लाई। पांचवा क्या है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल। सर ये तो सेकंड में था, सेकंड में सिर्फ क्या वर्ड यूज किए थे, लैंड एंड बिल्डिंग। अब इमूवेबल में बाकी चीजें, कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मैंने क्या है, जो इमूवेबल है वो रेंट पर दिया, तो वो इसमें आ जाए। ठीक, बी पॉइंट पर मैं अलग से बात करता हूं। पहला क्या है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब पांचवें में खुद में देखो कितने सारे पॉइंट है। पहला क्या है, बी क्या है, एक बार बी को छोड़ दो। पांचवें में खुद में, पहले बताओ हम पढ़ क्या रहे हैं, शेड्यूल 2 में कितने पॉइंट थे, 7। पहला क्या याद किया आपने, गुड्स वाला, टाइटल देना और वो सब 3 पॉइंट थे उसमें। दूसरा लैंड बिल्डिंग, तीसरा जॉब वर्क, ठीक है। उसके बाद में चौथा बिजनेस की एसेट परमानेंटली देना, सप्लाई ऑफ गुड्स। बिजनेस की एसेट थोड़े समय के लिए प्राइवेट यूज के लिए डालना, अगर वो सप्लाई है तो फिर वो सप्लाई ऑफ सर्विस। तीसरा क्या, टैक्सेबल पर्सन नहीं रहे तो उस दिन जितना भी गुड्स में पड़ा हुआ है, जितनी भी एसेट्स पड़ी हुई है, वो क्या, डीम्ड सप्लाई। ठीक, चौथा ये हो गया। पांचवा में पहला पॉइंट क्या, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल। अब पांचवें में खुद में कितने सारे पॉइंट है, देखो। पहला रेंटिंग ऑफ इमूवेबल, बी छोड़ दो एक बार, बी एक बार ऐसे बोल देना छोड़ दिया, अभी करवाऊंगा अलग से। तीसरा क्या है, अपनी कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का क्या करना, टेम्परेरी ट्रांसफर करना या यूज करना के लिए देना। मेरे पास कोई ट्रेडमार्क कॉपीराइट है, वो मैंने आपको लाइसेंस दे दिया उसको यूज करने के लिए, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस। चौथा क्या है, सॉफ्टवेयर बनाना, डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडेप्टेशन। ये सारे वर्ड याद मत रखना, लेकिन इनमें से कोई भी आ जाए तो वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। तो तीसरा चौथा हम कैसे याद रखेंगे, इंटेंजिबल से रिलेटेड। पहला दूसरा किससे याद रखेंगे, इमूवेबल से रिलेटेड, दूसरा भी इमूवेबल से रिलेटेड, तीसरा चौथा इंटेंजिबल। कोई ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट। मेरे पास कोई कॉपीराइट है, वो मैं तुम्हें टेम्परेरी दे रहा हूँ कि तुम किताब छाप लो, मुझे कुछ रुपए देना, तो वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। सॉफ्टवेयर बना कर दे रहा हूँ तुम्हें, तो भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, इसमें मैंने तुम्हें बताया था क्या कि प्री पैकेज सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। प्री पैकेज सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ तो क्या है, जैसे टैली बेच रहा हूँ तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। तुम्हारे कहने से डेवलप करके दे रहा हूँ, डिजाइन करके दे रहा हूँ, तब क्या है वो प्री पैकेज का मतलब समझते हो ना, बना बनाया। ई पॉइंट क्या है, कोई काम करना या ना करना या टॉलरेट करना। टॉलरेट करने का मतलब कैंसिलेशन चार्जेस, बहुत सारे एग्जांपल दिए थे मैंने। रेलवे की टिकट कराई फिर कैंसिल कर दी, ठीक है। किसी एक्ट और सिचुएशन को टॉलरेट करना या कुछ करना, ये सब चीजें क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। मैंने कहा मेरे लिए ये कर दो,
मैंने कहा मेरे लिए ये कर दो तो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। मैंने कहा ये मत करो तो भी क्या है, मैंने कहा कि इधर दुकान नहीं खोलनी पैसे ले लो तो क्या है, वो सप्लाई ऑफ सर्विस। तो एग्री करना कुछ काम को करने के लिए या रिफ्रेन करने के लिए तो भी क्या है, दोनों ही है। किसी काम को क्या करना, करना, या रिफ्रेन मतलब ना करना, और टॉलरेट करना मतलब, बोलो, टॉलरेट करने का मतलब किसी चीज कैंसिलेशन चार्जेस टॉलरेट करना और इसे। तो काम करना, ना करना या टॉलरेट करना। और राइट टू यूज गुड्स भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस, राइट टू यूज। ठीक, अब पांचवें में बताओ कितने पॉइंट हो गए, 6। पांचवें में क्या हो गया, 6 पॉइंट। पहला क्या है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल, दूसरा भी क्या नहीं, तीसरा क्या है, फिफ्थ का सी क्या है, कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है, टेम्परेरी ट्रांसफर कर रहा हूँ या तुम्हें यूज करने के लिए परमिट कर रहा हूँ और उसके लिए पैसे ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है, सॉफ्टवेयर बना बनाया देना या डेवलप करना, अडेप्टेशन करना, उसमें कोई भी चेंज करना या शुरू से ही तुम्हारे कहने से बनाना, तब तो वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। नहीं, अडेप्टेशन और भी है, बना बनाया है तुम्हारे पास बना हुआ है, उसको मैंने मॉडिफाई किया तो वो भी उसमें आएगा। लेकिन बना बनाया सॉफ्टवेयर तुम्हें बेच दिया तब वो क्या है, सप्लाई ऑफ कुछ। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कोई काम करना, ना करना या टॉलरेट करना, काम करना, ना करना या टॉलरेट करना। और उसके बाद में राइट टू यूज। पक्का, फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ में क्या है, दो कंपोजिट सप्लाई। सिक्स्थ में क्या है, दो कंपोजिट सप्लाई। पहली क्या है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, देखो वैसे तो बहुत सारी कंपोजिट सप्लाई होती है, जैसे मेरी सप्लाई भी क्या है, नोट्स प्लस पढ़ाना कंपोजिट है। लेकिन यहाँ ये क्लियर कर रहे हैं कि इन दो कंपोजिट सप्लाई को हमेशा क्या मानना, सप्लाई ऑफ सर्विस। मैंने तुम्हारे लिए क्या करना है, कोई भी इमूवेबल करनी है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर, बोलो ना, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, जल्दी से बताओ। इसमें ग्रीन में जो वर्ड लिखा हुआ है वो क्या है, इमूवेबल। 2119 सेक्शन कौन सा है, 2119। इसमें ग्रीन में क्या लिखा हुआ है, बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट करना, फैब्रिकेट। बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, फैब्रिकेट, रिपेयर, फिटिंग आउट, इस सभी तरह के वर्ड्स कवर कर दिए इन्होंने। और लेकिन होना क्या वो चाहिए, इमूवेबल। तो बताओ, मैंने अपनी बिल्डिंग में पेंट करवाया अभी और उसको बोला पेंट भी तेरा और सर्विस भी तेरी, तो कंपोजिट सप्लाई होगी, इमूवेबल से रिलेटेड है। व्हाट इज दिस, तो कैसे आ रहा है, जैसे आता है वो वैसे ही आता है। किसका आ रहा है, फ्रेंड का आ रहा है, तुम्हारे जैसे कौन, वो ना आ रहा है, मैं क्या करूं? क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जैसे मैंने इस बिल्डिंग में पेंट करवाया तो क्या है, ये रेनोवेशन करवाया, कुछ भी करवाया, इमूवेबल से रिलेटेड, बनाने से लेकर फिटिंग आउट, रिपेयर, सब कुछ, प्लम्बर और सब कुछ जो भी इमूवेबल से रिलेटेड चीजें आएगी वो सब वर्क कॉन्ट्रैक्ट में आएगी। सामान भी सामने वाले का हो और सर्विस भी, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट सप्लाई। इसमें दो कंपोजिट क्या है, वो सामान भी देगा और क्या देगा, सर्विस भी। लेकिन इसको हमेशा क्या मानेंगे, सामान या सर्विस। सर्विस, सामान मतलब गुड्स, गुड्स नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, सर्विस। और दूसरी कंपोजिट सप्लाई किसकी है, रेस्टोरेंट की, केटरर्स की। क्या लिखा हुआ है दूसरी कंपोजिट सप्लाई में, सप्लाई बाय वे ऑफ और एज पार्ट ऑफ सर्विसेज इन एनी अदर मैनर व्हाटसएवर ऑफ गुड्स। गुड्स कौन से गुड्स, फूड या अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और ड्रिंक। तो इसमें कौन से कवर कर दिए, रेस्टोरेंट और केटरर्स, जो फूड सप्लाई करते हैं एज पार्ट ऑफ सर्विस। पक्का, क्या बताओ, 6 पॉइंट हो गए किसमें, शेड्यूल 2 में। पहला क्या है, पहले में 3 पॉइंट, अगर मैंने टाइटल ट्रांसफर अभी की है या लास्ट में की है, लेकिन टाइटल ट्रांसफर होंगे तो सप्लाई ऑफ गुड्स। टाइटल ना करके सिर्फ यूज, राइट ऑफ यूज ट्रांसफर किया तो क्या, राइट इन गुड्स ट्रांसफर किया विदाउट टाइटल, राइट इन गुड्स ट्रांसफर किया विदाउट टाइटल ट्रांसफर। तो तुम क्या है इसको, तो फोन ना करा दो, मेरी क्या गलती है? तो इसको काटने समझ नहीं आता है, ऐसे कैसे दोस्त है बेवकूफ तुम्हारे। काट दिया, बताओ मैं क्या करूं? मेरी क्या गलती है? पहला क्या है, टाइटल इन गुड्स, और तीसरा भी क्या है, टाइटल इन गुड्स ट्रांसफर करना लेटर ऑन। बी पॉइंट में क्या था,
राइट ट्रांसफर करना विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, पहला ये था। दूसरे में क्या था, पहला पार्ट क्या था, बोलो।